नमस्कार। आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल फाइनेंस की पाठशाला, जिधर हम सीखते हैं फाइनेंस के छोटे छोटे बट यूजफुल कॉन्सेप्ट्स। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि यूरोप में रिसेशन आ गया है। मैं आपके लिए उस चीज को प्रूव करने के लिए आर्टिकल लाया हूँ कि एक बीबीसी का आर्टिकल है कि यूरोजोन इन रिसेशन एज राइजिंग प्राइसेस हिट स्पेंडिंग। इसके काफी रीजंस है। मेन रीजंस तो इसके जियोपॉलिटिकल रीजंस है, लेकिन हम इसको फाइनेंस के एंगल से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि जो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस होता है वो मेजरली वर्ल्ड में तीन जगहों पे पाया जाता है। पहला रशिया, दूसरा मिडल ईस्ट एंड तीसरा वेनेजुएला। आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले यूक्रेन को अमेरिका ने नेटो की लॉलीपॉप पकड़ाई थी, और वो लॉलीपॉप यूक्रेन को हजम नहीं हुई। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। वार से पहले क्या सीन था कि रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता था ऑयल एंड गैस टू यूरोप को। रशिया कैसे सप्लाई करता? रशिया ने यूरोप तक अपनी नेचुरल गैस और ऑयल सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस बिछा रखी थी, जिसको वो यूज करता था एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोप को अपनी नेचुरल गैस एंड ऑयल। तो जब वार स्टार्ट हुआ, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, और वेनेजुएला पे पहले से ही सैंक्शंस थे। अब बचा मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट को बोला अमेरिका ने कि भाई ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिडल ईस्ट ने मना कर दिया। तो अब यूरोप जो रशिया से ऑयल गैस नहीं परचेज कर रहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, और यूरोप ये समझता है कि अगर वो रशियन ऑयल एंड गैस परचेज करेगा, उसका पैसा रशिया यूक्रेन वार में यूज करेगा। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कंजम्पशन है यूरोप, वो कहीं ना कहीं से तो पूरी करेगा ना। तो यूरोप ने क्या करा, यूरोप ने स्टार्ट कर दिया इंपोर्ट करना अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम मिडल ईस्ट। है कि मिडल ईस्ट से कोई यूरोप तक पाइपलाइन तो जाती नहीं है ऑयल एंड नेचुरल गैस की। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कर दी चालू ऑयल एंड नेचुरल गैस की, लेकिन किस चीज के थ्रू? सी रूट के थ्रू। अब सी रूट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में फ्रेट होता है और इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। यहाँ पे जब सप्लायर घट जाते हैं, जैसे कि पहले 2 सप्लायर थे पूरे वर्ल्ड में, अब रशिया पे लग गए अमेरिकन सैंक्शंस और अब बचा मिडल ईस्ट। तो पहले थे 2 सप्लायर, अब एक सप्लायर था, लेकिन डिमांड घटी नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। अब इन बढ़े हुए प्राइसेस के साथ साथ यूरोप को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ी। यूरोप को डबल इम्पैक्ट पड़ गया। किस चीज से? ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हुए थे पहले से ही, उसके ऊपर से उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बेयर करनी पड़ गई। ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो इसका क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है। कास्केडिंग इफेक्ट को भी समझेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस की इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो वहां के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको मेजरली एक कंट्री में रोड्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के थ्रू किस चीज से होती होगी? ट्रक्स से होती है। अब ट्रक्स किस चीज से चलते हैं? ट्रक्स चलते हैं अब पेट्रोल से, डीजल से और सीएनजी से चलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो ऑब्वियस बात है कि पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस बढ़े हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे फैक्ट्री में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब कंपनीज तो बियर करेगी नहीं, वो पास ऑन करेगी कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर को जो है वो महंगे ही पड़ेंगे। अब गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक असेंशियल गुड्स और एक नॉन असेंशियल गुड्स। अब दोनों के प्राइसेस ही बढ़ेंगे, असेंशियल के भी बढ़ेंगे, नॉन असेंशियल्स के भी बढ़ेंगे। अब पहले जो है एक और चीज समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है यूरोप में वो होती है गैस से। अब क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में नेसेसिटी है। तो अब क्या हुआ कि कंज्यूमर ने अपनी इनकम को नेसेसिटीज पे खर्च करना चालू कर दिया, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम तो उतनी ही रही, उसकी इनकम थोड़ी ना बढ़ी। तो वो क्या करेगा, वो अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए नॉन एसेंशियल आइटम परचेज करना बंद कर दिया। गुड्स के प्राइसेस बढ़े, नेसेसिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, और
इधर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए और कंज्यूमर की इनकम फिक्स है, तो उसने अपनी नेसेसिटीज पे ज्यादा खर्च करना चालू कर दिया और नॉन एसेंशियल आइटम को कम परचेज करना शुरू कर दिया। नॉन एसेंशियल आइटम्स में रेफ्रिजरेटर्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, हीटर एक्सेट्रा, इन सब की डिमांड कम कर दी। अब डिमांड कम कर दी तो प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम हो गई तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे कंपनीज ने वो बंद कर दिए। तो कंपनीज ने अगर प्रोडक्शन यूनिट्स कम कर दिए तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो जॉब्स कम कर दी। जॉब्स कम कर दी तो आपके हाथ में पैसा नहीं रहा। पैसा नहीं रहा तो आपने डिमांड और कम कर दी नॉन एसेंशियल आइटम्स की। इन्फ्लेशन नॉन एसेंशियल आइटम का गिर गया। अब आप देखो इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इधर इन्फ्लेशन कम हो रहा है क्योंकि ऑयल एंड गैस का वेट इन्फ्लेशन में ज्यादा है और नॉन एसेंशियल आइटम्स का वेट इन्फ्लेशन में कम होता है, तो इसलिए ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब जब प्रोडक्शन कम हो गई तो जीडीपी गिर गई। अब जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट चला गया और ये कब तक रहा, ये कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स तक रहा। तो जब भी नेगेटिव ग्रोथ रेट इन जीडीपी 2 क्वार्टर्स तक रहती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरोप क्या कर सकता है इस रिसेशन को ओवरकम करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स को कोई और सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस ढूंढना पड़ेगा और वहां से परचेज करना पड़ेगा जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस उनको चीप रेट में सप्लाई कर सके। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस की गिरेगी तो वहां के सेंट्रल बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट कम करना चालू करेंगे। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? जो सस्ता ऑयल एंड गैस यहाँ से परचेज कर रही है गवर्नमेंट, वहां से कुछ पैसा बचेगा और वहां से पैसा बचेगा तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी तो आपके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा आप डिमांड करोगे और डिमांड किस चीज की करोगे? नॉन एसेंशियल आइटम्स की। नॉन एसेंशियल आइटम्स की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन इधर क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस सस्ता हो रहा है और इधर ऑयल एंड नेचुरल गैस की इन्फ्लेशन का वेट ज्यादा है और इधर नॉन एसेंशियल आइटम का इन्फ्लेशन का वेट कम है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन गिरेगी। तो वही तो चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वहां पे गवर्नमेंट। तो अब तीसरा स्टेप क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करने से क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा बचेगा, कॉर्पोरेट उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जॉब बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी तो आपके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ाओगे आप नॉन एसेंशियल आइटम की। ठीक है। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इनकम टैक्स एग्जम्पशन स्लैब को इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट, जिससे कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा रहे तो वो डिमांड को इंक्रीज कर दे। इन तीनों स्टेप्स का इफेक्ट ये है, इंक्रीज डिमांड हो रही है नॉन एसेंशियल आइटम्स की, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट आएगा जीडीपी में। ये यूरोपियन कंट्रीज है वो रिसेशन से बाहर आ जाएगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।